जितना आज तक हमने पढ़ लिया होगा इंशाल्लाह कल उसका टेस्ट होगा। और शायद आप लोगों को पता होगा कि हमारे इस टेस्ट का निशानियां देखो खा गए हैं। हमारे इस टेस्ट का क्लास से कोई लेना देना नहीं होता। क्या रखोगे इस बात का? क्लास एज पर शेड्यूल हो, कहना ये चाह रहा हूं। सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक जब मर्जी आके अटेम्प्ट कर लो उसको। क्लियर? याद करें हमने डिस्कस किया था कि अगर हम कारोबार करना चाहें तो जल्दी जल्दी स्पीडो स्पीड चलते जाना। अगर हम कारोबार करना चाहें तो कितनी तरह से कर सकते हैं? इनमें किस में लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है और किस में लिमिटेड रहेगी? जब हम कंपनी बना लेते हैं तो कंपनी खुद एक सेपरेट पर्सन बन जाती है जिसके अपने राइट्स और लायबिलिटीज होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कंपनी जब बन जाती है तो सेपरेट पर्सन बन जाती है। इसको हमने मालिकों के से अलग कर दिया था, अगर आपको याद है। मालिकों से अलग एक इंसान बन गई थी। तो कंपनी जब मालिकों से अलग एक इंसान बन जाती है, ये क्यों हमने इसको अलग इंसान बनाया, या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी बताओ। लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी किसकी होती थी? डायरेक्टर्स की लायबिलिटी कैसी होती थी और मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती थी? तो कंपनी की खुद की कैसी थी? अनलिमिटेड। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन क्या था? शेयर होल्डर जैसे मर्जी चेंज हो रहे हो, कंपनी चलती रहेगी अपनी जगह पे। और फिर हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सेपरेट होगा ऑनरशिप से। ऐसे तो मेरे बच्चे, यानी कि मालिक ही मैनेजमेंट एंड कंट्रोल संभालेंगे, लेकिन एज ए डायरेक्टर ये उनका ओहदा सेपरेट होगा। ऐसे था ना मेरे बच्चे? कुछ ठीक हो गया? जब ये करेक्टरिस्टिक्स तो सारी याद कर ली ना आप लोगों ने। चलें, कल टेस्ट में पता चल जाएगा कितना याद किया आपने, कितना नहीं किया। अच्छा, इंशाल्लाह। तो बेटा, किसी भी कंपनी के शेयर्स कौन खरीद सकता है? कोई भी पर्सन। क्या कोई कंपनी भी किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो सकती है? क्या कुछ शेयर्स की या सारे शेयर्स की मालिक भी हो सकती है? ठीक होंगे। चलें, क्योंकि वो ही सब्सिडी होल्डिंग बनाएंगे। फिर हमने डिस्कस किया था शेयर्स को आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। जब ट्रांसफर हो तो सिर्फ राइट्स ट्रांसफर होते हैं, ऑब्लिगेशन ट्रांसफर नहीं होते। ऐसे ही था ना? अच्छा, राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों ट्रांसफर हो जाए। अब आप लोग सियाने हो वैसे। ये लाइबिलिटीज का पता चल गया मेरे बच्चों को? चलें, क्योंकि टाइम कम है मेरे बच्चे, नहीं तो हम थोड़ा सा इसको सही तरीके से रिपीट कर लेते। यहाँ से हमने शुरू करना है, ऐसे ही था। ले बेटा, अभी अभी जब हमने लाइबिलिटीज का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमें पता चला कि कंपनी बनाने वालों की लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है, कंपनी की खुद की तो अनलिमिटेड होगी, लेकिन कंपनी के मालिकों की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। ऐसा ही था ना मेरे बच्चे? अब होता क्या है कि लोग कंपनी बनाते हैं, ये कंपनी खुद एक इंसान बन जाती है, ये आगे लोगों से डील कर रही होती है। ऐसे ही मेरे बच्चे, बाकी इदारों के साथ भी और बाकी इंसानों के साथ भी यही लेन देन कर रही होगी, यही खरीदो फरोख्त कर रही होगी, यही उधार ले रही होगी, यही उधार दे रही होगी, कुछ इस तरह के मामला। अब जिन लोगों के साथ ये कंपनी कोई लेन देन कर रही है, कोई ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मेरे बच्चे, उनसे उनसे अगर तो कोई लायबिलिटी इंकर की है तो वो भी ये पे करेगी। अगर पैसे लेने तो वो भी इन्होंने लेने। अब अगली बात, मान ले मेरे बच्चे ये लोग इस कंपनी के क्रेडिटर थे, इन्होंने इस कंपनी से पैसे लेने हैं। मेरे बच्चों में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ के हैं करेक्टरिस्टिक्स के अंदर, ये जो क्रेडिटर्स जो पैसा रिकवर करेंगे, वो मालिकों से रिकवर करेंगे या कंपनी से रिकवर करेंगे? क्योंकि हमने कहा कि कंपनी मालिकों से ज्यादा इंसान है, वो अपने मामलों के लिए खुद जिम्मेदार है। अब मेरे बच्चे, हमने ये डिस्कस किया कि अज्यूम कर लो इनकी जो लायबिलिटी है इस कंपनी के सर पे वो है 10 मिलियन। कंपनी ने इनका 10 मिलियन पे करना है इन लोगों को। और कंपनी के पास टोटल कैश में पड़ा हुआ मेरे बच्चे 2 मिलियन, इसका बैंक में पड़ा हुआ 3 मिलियन, और इसके एसेट सारे मिलाम लो के बनते हैं 3 मिलियन। टोटल एसेट सारे मिलाम लो के मेरे बच्चे वो है 3 मिलियन। ये मेरे बच्चे टोटल 8 मिलियन कंपनी के पास पड़ा हुआ। तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? पहले सबसे पहले कैश उठा के दे देगी, उसके बाद बैंक से निकलवा के दे देगी, उसके बाद वो क्रेडिटर कहेंगे सर अभी भी हमारा पैसा पूरा नहीं हुआ, तो कंपनी क्या करेगी? अपना घर बार बेचेगी, यानी कि अपने एसेट्स बेचेगी। कंपनी के एसेट्स ही उसका घर बार है, तो कंपनी सारे अपने एसेट्स बेचेगी। अगर एसेट्स बेच के भी लायबिलिटी पे ना हो तो फिर किसके डूबे? फिर क्रेडिटर्स के मेरे बच्चे, जो क्रेडिटर्स हैं बेचारे, उनका पैसा डूब जाएगा, वो बेचारे यहाँ पे परेशान होंगे। क्या मालिकों को परेशान होने की जरूरत है? ना ना, मालिक तो दूर दूर खड़े हुए उनकी जो क्या कहते हैं उसको, किसका तमाशा देखते हैं? नहीं नहीं, एक तमाशा होता है, किसी की बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। ऐसे ना मेरे बच्चे, ये मालिक तो कहीं दूर खड़े हुए उनकी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। अगर इनका लग रहा हो, इनका दिल कर रहा हो कि यार ऐसा करते हैं, इनके मालिकों को घसीटते हैं, दो चार चपेड़े मारते हैं, पैसे तो नहीं मिले, इज इट पॉसिबल? लेकिन कंपनी को तो चपेड़े मार सकते हैं, कंपनी नजर ही नहीं आती। अब वो चपेड़े मार, जो 2 मिलियन की हमने चपेड़े मारनी थी,
वो भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो फिर मेरे बच्चे इसका मतलब क्या हुआ, इनका वाकई ही जेन्युइन नुकसान हुआ है, यहाँ पे जेन्युइन नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे मेरे बच्चे एक कानून बन गया कि लोगों को पता होना चाहिए। अब ये देखो, चलो अज्यूम कर लो इनको गलत फहमी हुई, इनको लगा कि ये भी शायद यहाँ पे कंपनी के मामले में भी उसके मालिक जिम्मेदार हो। इन्होंने जाके अदालत में शोर करना शुरू कर दिया, सर हमें तो पता ही नहीं था, ये जो इंसान है ये सामने ये आर्टिफिशियल पर्सन है, हमें तो ये था कि ये नेचुरल पर्सन है, हम इससे पैसे निकलवा लेंगे, अगर नहीं निकलवाएंगे तो इसको जेल में बंद करवा देंगे। सर हमें नहीं पता था कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। और सर इससे पूछेंगे, जब हमने इससे नाम पूछा था, इसने अपना नाम बताया था, मान लो फौजी। सर फौजियों तो आम लोगों के नाम होते हैं, या तो ये हमें कोई किसी और तरीके से बताता कि मैं कंपनी भी हूं, इसने खाली नाम बताया फौजी। तो सर हमें तो लगा कि ये फौजी साहब जो आम होते हैं वही फौजी होगा। लेकिन यहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि भाई आप लोगों का रोना भी बिल्कुल मुनासिब है, इनको चाहिए जब ये नाम बताएं अपना नाम पूरा बताया करें, ताकि अगले बंदे को समझ आ रही है कि आप नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन। तो यहाँ पे मेरे बच्चे फिर कानून बन गया कि कंपनी जब भी कहीं पे अपना नाम बताएंगे उनके लाजमी नाम के साथ लफ्ज लिमिटेड आए, जो भी लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी थे। अगर किसी कंपनी ने नाम के साथ लफ्ज लिमिटेड ना लगाया और उसने किसी के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया, तो फिर मेरे बच्चे जो कंपनी के मालिक होंगे उनकी लायबिलिटी भी हम अनलिमिटेड ही तस्वर करेंगे। क्योंकि कैसे पता चलेगा किसी कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, जब वो अपने नाम के साथ, जब वो अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लगाएगी, फिर हमें पता चलेगा इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। अगर वो नहीं लगा रहे तो मेरे बच्चे वो कानून की पासदारी नहीं कर रहे, और वहां पे जो मालिक होंगे उनकी समझो कि लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड ही। याद रखोगे इस बात की। तो कैसे क्रेडिटर्स को वार्न करें कि ये जो सामने वाला है नेचुरल पर्सन नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको चाहिए कि उसका नाम पूछे, उसका नाम पूछे। जब नाम पूछे तो मेरे बच्चे उसको जब वो बताए अपना नाम, तो वहां पे उसने लाजमी जो नाम बताना है, अगर वो कंपनी है तो नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लगा रही होगी, अगर वो कंपनी नहीं होगी तो जाहिर बात है वो नाम, जाहिर बात है उसको रिप्रेजेंट तो डायरेक्टर ही करते हैं ना, रिप्रेजेंट तो कंपनी को मैनेजमेंट ही करती है। अगर कल इंशाल्लाह जब आप बड़े होंगे, मात्र जरा थोड़ा सा स्पीड से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि टाइम कवर हो जाए जो जाया हुआ। तो मेरे बच्चे कल इंशाल्लाह जब आप बड़े होंगे क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद आप किसी कंपनी में सीएफओ लगेंगे। जब सीएफओ लगेंगे तो कंपनी के साथ जब आपका एक लंबा चौड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा होगा तो मेरे बच्चे वहां पे जाहिर बात है वो जो जिस बंदे के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सामने उसका भी नाम लिखा रहा होगा। यानी कि वहां पे जिस कंपनी ने भी आपको रखा होगा वहां कंपनी का नाम लिखा रहा होगा, किसी बंदे का नाम नहीं लिखा रहा होगा। बोला था बात है, वहां का जो एचआर मैनेजर होगा वो कंपनी के बिहाफ पे आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होगा, उसके ऊपर साइन साइन कर रहा होगा। लेकिन मेन जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नाम आ रहा होगा, जो लेटर हेड इस्तेमाल हो रहा होगा, वो कंपनी का ही हो रहा होगा। ऐसे मेरे बच्चे तो यहाँ पे फिर बता दिया गया कि बस क्या करें, नाम बता दिया कि नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आ जाए, समझ लो सामने कौन है, ये कंपनी है। अगर सीएफई पार्टनरशिप है, ये कंपनी नहीं, और कल आपको यहाँ पे सीएफओ रखे, मुझे बताएं जब हम आपको अपना नाम बता रहे होंगे क्या इसके साथ वर्ड लिमिटेड भी आएगा? नहीं, कोई एसोसिएट आएगा, मान लो ज्यादा से ज्यादा भी आएगा, कोई एसोसिएट का लफ्ज आ जाएगा या पार्टनरशिप। तो मेरे बच्चे फिर आप बेफिक्र हैं, क्योंकि यहाँ पे मालिकों की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। तो अगर कल यहाँ से कारोबार से एसेट बेच बूझ के भी पैसे पूरे ना हो सके तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि हम इनके घर तक जा सकते हैं, वहां से जाके पैसे रिकवर कर लेंगे। ऐसे ही ना मेरे बच्चे, ठीक हो गया। तो कहते द वर्ड लिमिटेड इन द नेम ऑफ द कंपनी ड्रॉज द फैक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी टू द अटेंशन ऑफ एनीवन डीलिंग विद इट। यानी कि ये उस तरफ तवज्जो दिलाता है कि जो मालिक हैं उनकी लायबिलिटी कैसी है, वो लिमिटेड है। कंपनी की अगर वर्ड के साथ हमने डिस्कस किया ये जो सीएफई लिमिटेड लिखा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सीएफई की लायबिलिटी लिमिटेड है, बल्कि किसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, मालिकों की। कहता है कि दिस इज वाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना नाम इस तरह लिखती है, प्राइवेट लिमिटेड। जैसे सीएफई अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो सीएफई यहाँ पे लिख दो लफ्ज और आगे ये अल्फाज लिखे आ रहे होंगे। इसी तरह जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने नाम के साथ जस्ट वर्ड क्या लिखती है, लिमिटेड। ये पूरा तरीकाकार हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि किसी भी कंपनी का नाम कैसे लिखा जाएगा। अभी जस्ट इसको रीड कर लीजिएगा, इसकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के अंदर जाके हम देख लेंगे। ले बेटा, हमने डिस्कस करना है कि कंपनीज को चलाने के लिए कौन से कवानीन होते हैं जिसके जरिए, देखो आप लोग इंसान हो, आप लोग दुनिया पर आगे हो, आप लोगों के कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए मेरे बच्चे कोई मुल्क के अंदर कानून है, पक्की बात है? अगर ये कानून ना होते तो मेरे बच्चे हम बेलगाम होते, हम जो मर्जी कर रहे होते जैसे जंगलों के अंदर होता है। अगरचे यहाँ पे पाकिस्तान में भी ऐसे ही हो रहा है फिलहाल, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे कुछ ना कुछ कानून तो है। अगर वो जैसे जस्ट एग्जाम्पल, आपका मन कर रहा है कि भाई मैं भाग के जाऊं, अभी घर में पहुंच जाऊं फौरन से, है रास्ते में कहीं पे कोई रेड सिग्नल आ जाएगा और कहना भाई रेड सिग्नल का मतलब क्या है, रुक जाओ, है किसी और का भी हक है सड़क क्रॉस करने का, उसको पहले क्रॉस कर दे तो फिर बाद में आप, तो मेरे बच्चे वो कानून ही है ना जो आपको रोक रहा है। और उसी वजह से ये जो लिमिटेड सी सड़कें हैं उसके ऊपर हम बड़ी सारी ट्रैफिक को मैनेज कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे अगर अज्यूम कर लो कि अगर इस तरह का ना होता तो शायद जगह जगह पे वो ट्रैफिक रुकी होनी थी,
ऐसे में बच्चे, तो हमारे कंडक्ट को यहाँ पे जितनी मर्जी स्पीड है भैया, आपको जितनी मर्जी जल्दी है, लेकिन अगर सामने रेड सिग्नल है, कानून है, रुक जाओ। अगर नहीं रुकोगे तो उसकी सजा भी है। इस तरह बेतहाशा कवानीन है। जाते हुए आप दिल करे भाई मैं घर जाके वीडियो वीलॉग बनाना है, ये कैमरे उठा के ले जाओ, है? हो गया ना, छोटा सा तो है, हाथ ऐसे करोगे तो जाते हुए लेके जा सकते हैं बड़ी सुकून से, लेकिन कैमरा लगाओ, मैं बता रहा हूँ, ऊपर भी एक और कैमरा लगाओ ध्यान से, वैसे वैसे ही, क्योंकि यहीं पे रहते हैं। आपने बाद में फिर यही होगा कि मजाक के तौर पे आप लेकर गए होंगे, लेकिन फिर भी है? कभी मैं किस्सा सुनाऊंगा आपको, एक दफा हुआ क्या था। और मजे की बात है, वो स्टूडेंट नहीं था, वो टीचर खुद था। तो भाई इंसान इंसान ही, गलती हो जाती है इंसान से। मजाक फिर यही था कि एट द एंड मैंने तो मजाक किया। देखो कमाल का मामला हुआ, ले बेटा, कंपनी भी एक इंसान है, इस इंसान के कंडक्ट को भी कंट्रोल करना है। इस इंसान के कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए मेरे बच्चे एक तो मेन कानून है जिसको हम कहते हैं कंपनी एक्ट 2017। एक तो ये कानून है जिसके जरिए मेरे बच्चे इस इंसान को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन खाली यही नहीं मेरे बच्चे, कल हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कंपनी के लिए दो बड़े अहम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक मेमोरेंडम एसोसिएशन और एक आर्टिकल आर्टिकल एसोसिएशन। और याद करें बचपन में I2B के अंदर भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि मेमोरेंडम वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी बनाता है, और आर्टिकल वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी चलाता है। ये भी अभी हम चैप्टर 2 में जाकर इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करें। मेमोरेंडम सिर्फ कंपनी बनाने में आपकी मदद करता है, चलने चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशन मेमोरेंडम के अंदर नहीं लिखे होते। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हमारा ID कार्ड है, इस ID कार्ड के अंदर हमारा नाम, पता, फादर नेम, एड्रेस वगैरह इस तरह की चीजें लिख रखी। इसी तरह कंपनी का भी एक ID कार्ड होता है जिसके ऊपर सिर्फ उसका नाम, पता, ये करती क्या है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे, रहती कहाँ पे, मतलब इस तरह की दो चार चीजें लिखी होंगी इसके अंदर, 6-7 कह लो चलो। ये मेरे मेमोरेंडम है, यानी कि सादा अल्फाज में ये कंपनी की शनाख्त है। लेकिन कंपनी को चलाने में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी को चलाने के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कहां पे लिखे होते हैं मेरे बच्चे? आर्टिकल्स के अंदर। लेकिन जो भी है, फिर भी हम यही अल्फाज बोलते हैं कि कंपनी को चलाने के जो कानून है वो कौन कौन से हैं? कंपनी एक्ट 2017, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके जरिए कंपनी को मैनेज किया जाता है या चलाया जाता है। याद रखोगे इस बात को, सादी सी बातें हैं ना, अभी तक सौखे सौखा पढ़ रहे हो, ठीक हो गया। कहता है कि रेलिवेंट लॉज में क्या कौन कौन है, कहता है कंपनीज आर क्रिएटेड बाय ए प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 2017। ये पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर के अंदर कि कंपनीज एक प्रोसेस के जरिए बनाई जाती हैं, और वो प्रोसेस किसने तय किया हुआ है या किसने बताया हुआ? कंपनी एक्ट 2017 ने तरीकाकार बताया हुआ कि अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो तो ये वो प्रोसेस है, इसको फॉलो करें और कंपनी बना लें। ये हम सीखेंगे यहाँ पे। एक तो मेरे बच्चे कंपनी एक्ट 2017 हो गया, जिस प्रोसेस के तहत बनी है वही प्रोसेस फिर इनको कंट्रोल भी करता है। उसके बाद मेरे बच्चे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस मेमोरेंडम एसोसिएशन के अंदर यहाँ पे एक दो बात है जो बड़ी अहम है, जो आपने याद रखनी है। बेटा ये दो डॉक्यूमेंट हमने कहा था, दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी के मालिक बनाते हैं। एक का नाम है मेमोरेंडम और दूसरे का नाम है आर्टिकल। हमने कहा कि मेमोरेंडम कंपनी बनाने में आपकी मदद करेगा, चलाने में ये मदद नहीं करेगा। तो चलाने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम, इसके मेरे बच्चे आप इनके कुछ डिफरेंट नाम भी हैं। जैसे मेमोरेंडम को हमारा ये कंपनी एक्ट कहेगा, इसको हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी है। फिर हमारा कंपनी एक्ट ये बताएगा कि मेमोरेंडम को आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी भी कह सकते हो, ये कंपनी का आइन है। चाहे इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी कह दो, चाहे इसको प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी कह दो, चाहे इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कह दो, एक ही बात है। इसी तरह आर्टिकल्स के भी नाम है मेरे बच्चे। इसको चाहे सेकेंडरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी कह दो, चाहे इसको मेरे बच्चे बाई लॉज ऑफ द कंपनी कह दो। बाई लॉज, बाई लॉज भी मेरे बच्चे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहते हैं, जिनके किसी इदारे को चलाने के जो कानून हो तो उसको हम बाई लॉज भी बोल देते हैं। एक तो बना होगा मेन कानून, उसके बाद उसको चलाने के लिए कुछ और कानून भी होंगे जिनको बाई लॉज कहते हैं। चले मान, तो आर्टिकल्स के दो नाम हैं, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी कह लो या दूसरा बाई लॉज ऑफ द कंपनी। अब नेक्स्ट, मान लो मेरे बच्चे आप रास्ते में जा रहे हो, कोई पुलिस वाला आपको रोक ले और आपसे पूछे कि अच्छा बेटा अपनी शिनाख्त बताओ, आप हो कौन? तो मेरे बच्चे मुझे बताएं, आप अपनी जितनी भी डिग्रियां शिग्रियां, जो आपके काम धंधे हैं वो सारे उसके सामने रख देंगे या सिर्फ ID कार्ड रख दें? ID कार्ड रख दो उसके सामने, उसको समझ जाएगा आप कौन हो, कहाँ पे रहते हो। तो मेरे बच्चे इसी तरह ये जो मेमोरेंडम है ना, बाहर की दुनिया के लिए शिनाख्त है कंपनी की। यानी कि बाहर के लोगों को अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन करवाना हो, एक्सटर्नल लोगों को अपने बारे में बताना हो कंपनी के बारे में, तो उनके सामने कौन सा डॉक्यूमेंट रखें? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम उनके सामने रख दें तो बाहर की दुनिया को पता लग जाएगा कि हम कौन है। लेकिन इंटरनल उनको तो पहले ही पता हम कौन है, उनके मामला को तो हमने रेगुलेट करना है, कंपनी को चलाना है। तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं मेरे बच्चे, ये कंपनी को चलाने के असूल होते हैं, और चलाने के असूल उन्हीं पर अप्लाई होते हैं जो घर के लोग, कि इस कंपनी को हमने कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है। तो
जो इंटरनल, देखो याद है बचपन में आप I2B पढ़ के आए हो, और I2B के अंदर आपने स्टेक होल्डर्स पढ़े थे मेरे बच्चों, अगर आपको याद है। और उसमें पढ़ा था दो तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं हमारे, इंटरनल और एक्सटर्नल। उन्हीं में से कुछ बड़े अहम हुआ करते थे जिनको हम कनेक्टेड कहा करते थे। ये तीसरी टाइप नहीं थी, टाइप दो ही थी स्टेक होल्डर्स की, इंटरनल और एक्सटर्नल। उनमें से जो बड़े अहम थे, जिनके साथ कोई हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप हुआ करता था, उनको हम कह दिया करते थे ये कौन है, ये कनेक्टेड स्टेक होल्डर है। जो इंटरनल स्टेक होल्डर हैं उनके लिए जो कंपनी के अंदर डॉक्यूमेंट है वो है आर्टिकल एसोसिएशन। जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हैं, बाहर के लोग, उनके लिए मेरे बच्चे जो डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम। याद रखोगे, यानी कि ये एक्सटर्नल लोगों को ज्यादा फोकस करता है, बाहर के लोगों को अपने बारे में क्या बताना है, मेमोरेंडम। और अंदर के लोगों को कंपनी चलाने के लिहाज से मैंने क्या बताना है, वो आर्टिकल एसोसिएशन। याद रखोगे इस बात को थोड़ा बहुत। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल, कहते हैं मेमोरेंडम एक कंपनी मस्ट ऑप्शन नहीं है, मेमोरेंडम बनाए या ना बने। जब भी आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाने जा रहे होंगे मेरे बच्चे, आपने लाजमी दो डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, एक का नाम मेमोरेंडम और दूसरे का नाम आर्टिकल्स। कहता है कंपनी मस्ट आल्सो हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जबानी कलामी ना हो। ये ना हो कि सर मैंने नाम, मैं कंपनी बनाने जा रहा हूं और मैंने उसका नाम शाम सब कुछ जो मेमोरेंडम के अंदर बात होती है मैंने रट ली है। तो रजिस्ट्रार को जाके कहेंगे सर कंपनी रजिस्टर करा दो, वो कहेगा सर मेमोरेंडम, वो कहता मैं सुना देता हूँ आप। मैंने यार याद किया हुआ, सीए का स्टूडेंट, चीजें नहीं मैं भूलता, तो मैंने याद किया हुआ है, जबानी है, मुंह जबानी है। तो मेरे बच्चे मुझे बताएं क्या वो चल जाएगा मेमोरेंडम, बल्कि क्या करना होगा, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मेमोरेंडम का दूसरा एक नाम मिल गया आपको, इसको रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट दैट फोकस ऑन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। और ये घर वालों के लिए नहीं, ये मेनली किन के ऊपर फोकस करता है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के ऊपर। इसको हम कहते हैं ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी कि यहाँ पे दो चीजें आपको मिल गई, एक तो इसका नाम मिल गया आपको, कि एक और नाम भी है इसका, इसको कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और दूसरा ये किन स्टेक होल्डर्स को फोकस करता है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इसी तरह मेरे अगर हम आर्टिकल्स की बात करें, इसका सीधा ही उसने नाम बता दिया भैया, आर्टिकल्स का और नाम भी है, इसको बाई लॉज भी कहते हैं। और ये किन को फोकस करता है, इंटरनल प्रोसीजर्स, इंटरनल मामला को, इंटरनल स्टेक होल्डर कह लो जो भी है, ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। याद रखोगे इस बात को। अब लेकिन देखो मैंने लफ्ज पीछे बोला, जो मेमोरेंडम है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को फोकस करता है, और जो आर्टिकल्स हैं वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स को, ये लफ्ज मैंने बोला था ना। अब पेपर के अंदर वो पता क्या करेगा, पेपर में वो लिख देगा ऊपर एक स्टेटमेंट कि जो द आर्टिकल एसोसिएशन या बाई लॉज विच फोकस ऑन, नीचे चार ऑप्शन आ रहे होंगे, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, इंटरनल स्टेक होल्डर, इंटरनल प्रोसीजर, क्रेडिटर्स। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप, प्रोसीजर्स। किताब मेरे बच्चे अगर कहीं पे खुदा ना खासा मेरा लफ्ज और किताब का लफ्ज आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग हो, तो आपने किसको फोकस करना है, किताब के लफ्ज। इसका मतलब मैंने अगर बोला इंटरनल स्टेक होल्डर्स और किताब कह रही है इंटरनल प्रोसीजर, तो आपने किसकी बात माननी है, मेरा दिल रखने के लिए बोल दो सर आपकी बात। नहीं नहीं सर, हमने पेपर पास करना, आपका दिल थोड़ी रखना है। तो हमने पेपर पास करने के लिए हम किसकी मानेंगे, किताब की मानेंगे। नहीं बेटा, तो बेटा आसान आसान बातें बच्चों वाली तो अब आपने कर ली, अब मेरा ख्याल है बड़ों वाली बातें भी कर लें, लेकिन बड़ों वाली भी बच्चों वाली ही। आपको पता ही नहीं चलना, ये बच्चों की बातें करते करते हमने इंशाल्लाह सिलेबस खत्म कर लेना, और कहीं पे बड़ों वाली बात आनी होगी, आएगी आई के आपके पेपर में। आपको लगेगा सर वो बच्चों वाली बातें चल रही है, यहाँ भी बच्चों वाली बातें, यकीन कर लो इंशाल्लाह बच्चों वाली बातें ही महसूस होंगी। इसकी तैयारी अच्छी होगी उसके लिए। ले बेटा, हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं बेटा। हर कंपनी की तरह दिखने वाला इदारा कंपनी नहीं होगा। याद रखिएगा, कंपनी की तरह दिखने वाले बड़े सारे इदारे होंगे, लेकिन हम उनको कंपनी नहीं बोलेंगे। अब देखो, अगर हम कहें कि सर कंपनी की तरह दिखने वाले इदारे क्या होते हैं, मतलब अब बिल्डिंग थोड़ी होती है उसकी, मैं कहूं कुछ एक इदारा है, उसको कुछ लोगों ने बनाया है, और जिस दिन उन्होंने उस इदारे को कारोबार ही कह लो, चाहे कारोबार को, जिस दिन उन्होंने उस कारोबार को बनाया, वो कारोबार खुद एक अलहदा मालिकों से अलहदा इंसान बन गया है। इस इदारे को मैनेज करने के लिए मेरे बच्चे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया गया है, और ये डायरेक्टर मोस्टली कहां से अपॉइंट होते हुए हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर में से। और यहाँ पे मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड है, डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी नहीं। और जो ये जो इदारा है, कारोबार है, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। बताइए किस इदारे की बात कर रहा हूं मैं। फिलहाल मैं ये कहूंगा, ये कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा था, कंपनी की तरह दिखने वाले इदारे की बात कर रहा था। क्योंकि मैंने अभी आपको एक लफ्ज बोला
बड़े सारे ऐसे इदारे होंगे जो कंपनी की तरह दिखेंगे, लेकिन हम उनको कंपनी नहीं बोलेंगे। जैसे पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक हैं, जितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जितनी मुदारबाज हैं, उन सबका यही स्ट्रक्चर है। उनका सबका यही स्ट्रक्चर है। क्या हम इनको कंपनी बोलेंगे या कंपनी नहीं बोलेंगे, वो मेरे बच्चे अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हर कंपनी की तरह दिखने वाला इदारा कंपनी नहीं होगा। कंपनी की यहां पे एक डेफिनेशन है, जो इदारा कंपनी की डेफिनेशन पे पूरा उतरेगा हम सिर्फ उसी को कंपनी मानेंगे, बाकियों को कंपनी नहीं मानेंगे। क्या रखोगे मेरे बच्चे इस बात में? अब जरा देखिएगा, कंपनी किसको कहते हैं। कहता है हम कंपनी सिर्फ उसको कहेंगे, देखो लफ्ज लिखा हो कंपनी मीन्स, आगे ये नहीं लिखा हो मीन्स एंड इंक्लूड्स। उसे कहा हाँ, जो मैं यहां पे बता रहा हूं सिर्फ उसको कंपनी बोलना है, इसके अलावा किसी को कंपनी नहीं मानना। तो कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2017। कहता हम कंपनी उसी को मानेंगे जो रजिस्टर्ड हुई हो, बनी हो कोई इदारा कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक। अब अगली बात आ गई, सर कंपनी एक्ट 2017 तो 2017 में आया है, क्या 2017 से पहले कोई कंपनी नहीं हुआ करती थी? उस वक्त भी कोई कंपनी होती होगी सर, है? फिर उसको कवर करने के लिए उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, कंपनी एक्ट 2017 में आया है, लेकिन इससे पहले कुछ और लॉज भी थे जो अब रिपील्ड हो चुके हैं, यानी कि उनकी जगह पे रिपील मतलब जो अब कैंसिल हो गए, उनकी जगह पे कोई नए आ गए। तो हमने कहा फिर उसने एहतियातन उस लफ्ज को भी बीच में ऐड कर दिया कि कंपनी हम उस इदारे को बोलेंगे जो रजिस्टर्ड हुआ हो अंडर द कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ। अब अगली बात देखो, कंपनी एक्ट 2017 तो हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट नजर आता है, ये कंपनी एक्ट 2017 है, जो इदारा इसके मुताबिक बनेगा वो कंपनी है। लेकिन हमने कहा कि सर वो कंपनी लॉ भी आ गया, आपने लफ्ज लिख दिया, इसका मतलब क्या है? जैसे अभी मैंने आपको बता दिया, कंपनी एक्ट 2017 से पहले जो कंपनीज को बनाने और चलाने के जो असूल आए थे, कानून आए थे, जो अब नहीं रहे, उनकी जगह पे कंपनी एक्ट 2017 आ गया। उन कवानीन के तहत भी जो इदारे बने होंगे वो कंपनी ही होंगे, लेकिन हों वो कौन से? वो कंपनी लॉ हो। अब उसने फिर आगे ना नीचे कंपनी लॉ को भी डिफाइन कर, ताकि आपको बिल्कुल इसका मतलब क्या हुआ, हम कंपनी उसको बोलेंगे जो इन इस और इस कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके अलावा हम किसी भी इदारे को कंपनी नहीं बोलेंगे। अब अगर हम बात करें इससे पहले जो कंपनी लॉ थे वो कौन कौन से थे, कहते हैं कंपनी लॉ मीन्स द रिपील्ड कंपनीज एक्ट। रिपील्ड कंपनीज एक्ट ऐसे कंपनी एक्ट जो अब रिपील्ड हो चुके हैं, जो या सादा अल्फाज में कह लो रिप्लेस हो चुके हैं, ये ज्यादा आसान अल्फाज, रिप्लेस हो चुके हैं, उनकी जगह पे कोई नए आ गए हैं, जो कंपनी एक्ट 2017। जैसे सबसे पहले कंपनी एक्ट 1913 हुआ करता, उस वक्त पाकिस्तान में नहीं बना था, उसके तहत जो इदारा रजिस्टर्ड हुआ करता था हम कहते थे वो कंपनी है। और उस कानून के तहत जो भी इदारे रजिस्टर्ड होकर आज भी काम कर रहे हैं वो कंपनी ही है, उनका स्टेटस नहीं बदलेगा। उसके बाद इसकी जगह पे आ गया कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, जो हम लोगों ने अपने उसमें दौर में पढ़ा हुआ। तो इस कानून के तहत जितनी भी कंपनी फिर रजिस्टर्ड हो रही थी वो भी क्या थी? वो भी कंपनी ही थी, है, क्योंकि ये इसकी जगह पे ये आ गया। फिर जब 1984 आया ना, इसने ये नहीं कहा कि मेरे से पहले जो कानून के तहत कंपनी बनी थी 1913 के मुताबिक वो आज से कंपनी नहीं, नहीं नहीं। इसने कहा कि वो भी अपनी जगह पे कंपनियां हैं, और आज के बाद वही कंपनी होगी जो मेरे कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड हो, जो मेरे कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड हो वही कंपनी हो। फिर इसके इसकी जगह पे भी मेरे बच्चे कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 आ गया। ये एक्ट और ऑर्डिनेंस का फर्क थोड़ा सा पता है ना आप लोगों को, हैं? जिन्होंने बी लॉ नहीं पढ़ा भी उनको तो नहीं पता होगा, जिन्होंने बी लॉ पढ़ा हुआ उनको पता है। वैसे मैं बता रहा हूँ, एक हमारे मुल्क में ना कानून बनाने का एक प्रोसीजर है, जिसमें प्रोसीजर में मेरे बच्चे दो जगह हैं जहां पे कानून बन सकता है मेनली, और भी हैं लेकिन फिलहाल दो। एक पार्लियामेंट, और मेरे बच्चे पार्लियामेंट का ही एक और रुकन भी है सदन। अगर तो मेरे बच्चे नेशनल असेंबली, सेनेट और फिर सदर, अगर इनसे होता हुआ कोई कानून बने, यही तरीकाकार होता है मेन कानून बनाने का, कि नेशनल असेंबली, सेनेट, फिर सदर, फिर वहां पे कानून बने। लेकिन मेरे बच्चे इस तरह जो कानून बनता है उसको हम कहते हैं एक्ट बन गया है। लेकिन बाज का सदर साहब जल्दी में होते हैं, वो कहते हैं कहाँ पे कानून शुरू होगा, नेशनल असेंबली से फिर सेनेट में, और मैं इतना वेट नहीं कर सकता है क्योंकि करप्शन का बिल है, अदालत में पेंडिंग है। ये ना हो कि अदालत फैसला करते और मुझे फांसी देते, मजे की बात है। सदर माशाल्लाह उसके खिलाफ खुद केस बना होता है, उसने कहा कितना वेट नहीं कर सकता, जल्दी से कानून बना देता है, जिस बंदे की 200 अरब तक की करप्शन है उसको माफ, उसे कानून बना के इंप्लीमेंट कर दिया। ये ऑर्डिनेंस होता है सीधा सदर की तरफ से, एक जिसको कहते हैं सदारती ऑर्डर, एक सदारती हुक्मनामा या सदारती कानून। तो सदर मेरे बच्चे डायरेक्टली कानून बना के भी उसको नाफज कर सकता है, उसके लफ्ज क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। याद रखोगे इस बात को। तो ये वैसे लफ्ज इसलिए देखो कंपनी एक्ट पूरे प्रोसेस से बना होगा। उसके बाद कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, यह सदर ने हुक्म सादर किया होगा। इसके बाद कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016, देखो अब पाकिस्तान बन गया ना, पाकिस्तान में फिर हर कोई बंदा जो तगड़ा हो वही मेरे बच्चे यहाँ पे सारी चीजें संभाल रहा होता है। देखो उस बर्फ की पाको हिंद के अंदर भी इसका मतलब क्या हुआ, उस वक्त अंग्रेज थे और एक तरीकाकार था कानून बनाने का।
लेकिन जैसे हम पाकिस्तान में एंटर हो गए, अब दे ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस, दे ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस। उसके बाद शुक्र है कि उन्होंने कहा कि 2016 के बाद एक कंपनी एक्ट 2017 भी आ गए, तो उन्होंने कहा कि चलो एक्ट भी बना ही लो। अदरवाइज मोस्टली क्या है, नहीं ये 2017 की बात है, उस वक्त नहीं आया था, 18 में आ गया था, 17 में नहीं था। चले ले बेटा, आज के बाद याद रखना है, कंपनी हम सिर्फ उसको बोलेंगे जो रजिस्टर्ड हुआ हो इदारा कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ। आगे फिर कोई बंदा आपसे पूछ ले, अच्छा बता कंपनी लॉ क्या है, तो फिर आपने अगली बातें बतानी है। सर कंपनी लॉ वो जो रिपील्ड का कवानीन है कंपनीज के, जैसे कंपनी एक्ट 1913, फिर आगे मुल्क जब हमारा मुल्क शुरू हो गया उसके बाद आपको पता 2 ऑर्डिनेंस आए हैं, जैसे 1984 का और 2016 का। फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि फिर एक दफा कोई एक्ट आ गया और वही चल रहा है, और वो 2017 का है। यानी दे कानून पे कानून, 2 सालों में 2 कानून, ऐसे ही मेरे बच्चे। मैं बनाने जा रहा हूँ एक इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी मेरे बच्चे, मुझे मैं लेकर गया सारे इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करके कंपनी रजिस्टर करने वाले रजिस्ट्रार के पास। मैंने कहा कि ये कंपनी एक 2017 के मुताबिक रजिस्टर कर। तो वहां पे जो रजिस्ट्रार बैठा हुआ था उसने कहा कि सर ये जो इंश्योरेंस का कारोबार आप करने जा रहे हो, कंपनी बनाने जा रहे हो, ये कंपनी एक 2017 में रजिस्टर्ड ही नहीं होती। मैंने कहा कि क्यों सर, मैंने कंपनी बनानी है। वो कहते हो कंपनी ना बोले सर, ये कंपनी की ही तरह का इदारा बनेगा, लेकिन इसके जो इंश्योरेंस के अपने रेलिवेंट कानून है उसके तहत जाकर रजिस्टर्ड करें। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी अगर बनानी हो तो उसका अपना एक ऑर्डिनेंस है जिसके तहत कंपनी रजिस्टर्ड होती है, वो ये वाले नहीं है जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। इसी तरह बैंक अगर आपने बनाना हो तो मेरे बच्चे उसका भी अपने कवानीन है, वो इन कवानीन के तहत रजिस्टर्ड नहीं होता। अगरचे मैंने अल्फाज क्या बोले थे कि कंपनी की तरह नजर आने वाले बड़े सारे इदारे हैं, लेकिन वो कंपनी नहीं हो, और बाज का तो हम उनके नामों के साथ लफ्ज कंपनी भी लगा देते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी नहीं होती। ये ना कहना कि नहीं सर अगर इंश्योरेंस हो और वो रजिस्टर्ड कंपनी एक्ट में, पागल है भाई, उसका अपना कानून है। ये तो आप ऐसे ही कहेंगे जैसे मान लो कि अगर हम सीए करवा रहे हैं, सर सीए करवाने के लिए हमें रजिस्टर्ड होना पता आएगा, नहीं नहीं सर अगर हम सीए करवा रहे हैं लाहौर बोर्ड से रजिस्टर्ड हो। भाई क्यों रजिस्टर्ड हो लाहौर बोर्ड से, जो रेलिवेंट कानून के तहत ही रजिस्टर्ड होना है ना मेरे बच्चों। इसलिए जो कारोबार आप बढ़ाने जा रहे हो वो देखा जाएगा उसके लिए पाकिस्तान में रेलिवेंट कानून कौन सा है, तो रेलिवेंट कानून के तहत ही उसको रजिस्टर्ड करवा के मेरे बच्चे उस कारोबार को करेंगे आप। तो अगर कंपनी बनानी हो तो कंपनी बनाने के लिए मेरे बच्चे सिर्फ आपके पास यही कानून है, और अगर इसी के मुताबिक कोई कंपनी रजिस्टर्ड कराई होगी उसी को कंपनी मानेंगे, इसके अलावा किसी को कंपनी नहीं कहेंगे। मुश्किल बात तो नहीं हुई, पता चल गया आज के बाद कंपनी किसको बोला करना। कभी भी कोई बंदा कहे मैंने कंपनी खोली है तो उसके पूछोगे नहीं किस कानून के तहत, अच्छा बता, वो कहेगा बैंकिंग बैंकिंग ऑर्डिनेंस के मुताबिक, तो चपेड़े करानी बनती है कि नहीं उसको कि तूने इसको कंपनी क्यों बोला है, क्योंकि ये कंपनी नहीं है, क्योंकि बैंक्स वगैरह के अपने कवानीन है। जी बेटा ठीक है, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे इसको, तो परेशान क्यों हो रहा है, तो बनाई हुई थी कंपनी को। वैसे मैं कह रहा हूँ नहीं होता ही ना, जो भी है। अब देखो आपको पता कि नहीं, मैं बता रहा हूँ ना जो पहले बाई लॉ से जो तरीकाकार था, जो समझ लो समझाने की बात करूं, जो सीए करने के पहले रूल्स एंड रेगुलेशन थे, क्या आज भी वही हैं जो पुराने वक्तों में थे, इवन देन जो हमारे दौर में थे वो भी नहीं है। तो मेरे बच्चे खुद सोचे जिन लोगों ने पुराना सीए कर रखा हो, क्या हमको कहेंगे अब रूल्स एंड रेगुलेशन बदल गए, अब आप दोबारा नए से सीए करो। इसलिए मेरे बच्चे जो पहले कंपनियां बन गई है ना, वो मोस्टली उसी तरह लेकर चल रही होंगी जिस तरह हैं, लेकिन जो चीजें अपडेट आ रही होंगी उनको अडॉप्ट करना है उन्होंने। ये नहीं कहेंगे कि हम तो पुराने तरीके से बड़े हुए हैं, जैसे मान लो पाकिस्तान में मान लो कि करप्शन का कोई कानून था ही नहीं, जब अजीम कर लो पाकिस्तान बना उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कह लो, इलेक्ट्रॉनिक था ही नहीं कुछ भी है, और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम हुए नहीं करते थे, और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के लिए इसलिए कानून भी नहीं थे। तो जो पाकिस्तान में शुरू शुरू में आ गया उस वक्त पाकिस्तान में कोई इलेक्ट्रॉनिक क्राइम था ही नहीं, ना ही क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक था ही कुछ नहीं, और ना ही मेरे बच्चे उस वक्त कोई कानून था। अब जो पाकिस्तान बनने से पहले लोग पाकिस्तान में यहाँ पे आ गए और अभी भी जिंदा है, और पाकिस्तान में एक नया कानून बन गया है पीका एक्ट इलेक्ट्रॉनिक क्राइम को लेकर। वो कहेंगे कि भैया देखो हम तो पुराने हैं ये तो जो लोग अभी हैं उन पर अप्लाई करो, हम तो बड़े पुराने अरसे से चले आ रहे हैं, हमारे ऊपर ये चीजें अप्लाई नहीं। हम कहेंगे सर आप हो तो हो ना, जिंदा तो फिर रहे हो, तो आप इनको भी माने। इसी तरह सेम इन नए नए कवानीन के अंदर जो चिन्हधारी होंगे हम कंपनियों को कहेंगे आप अपनी जगह पे चलती रहें, लेकिन जो नए कवानीन आगे हैं इनको भी आप फॉलो करें। तो यही तरीकाकार होता है वैसे। नहीं नहीं वो भी नहीं करते, मैं थोड़ा सा रुक नहीं जाते आप लोग।
देख रहे हो, आगे कुछ चीजें आ जाएंगी, आपको बता देगा वो। अभी चैप्टर 2 में ये एक मामला आएगा इस तरह। ये सेम आपका सवालों का जवाब वहां पे मिल जाएगा एक किसी हद तक। लो बेटा, आज अब हमने ये बात डिस्कस की कि भाई कंपनी उसी को बोलेंगे जो रजिस्टर्ड हुई हो अंडर द कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ। कुछ और इदारे भागे भागे आ गए, फिर कहते हैं हम हमारे लिए नाम क्या है। हम तो अपने आप को कंपनी ही कहते थे। अगर आज तुमने हमें कंपनी से निकाल दिया कि आज के बाद हम ये कंपनी नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को कंपनी नहीं कहलवा सकते, क्योंकि हमारा उस जाति से कोई ताल्लुक नहीं है कंपनी एक्ट 2017 या बाकी कंपनी लॉ की जाति से, तो हम अपने आप को क्या बोले। अब वो आप मेरे बच्चे, इनको भी तो कोई नाम देना है आप लोगों ने। इस तरह के इदारे देखना, किस तरह के इदारे, इस तरह के दिखने वाले इदारे, इन सब इदारों को इकट्ठा करके हमने एक नाम दे दिया, उसका नाम है बॉडी कॉर्पोरेट। या इसको खाली कॉर्पोरेशन बोल दो, कॉर्पोरेशन भी चाहे खाली लफ्ज बोल दें, चाहे लफ्ज बॉडी कॉर्पोरेट बोल दें। ये इस तरह के दिखने वाले सारे इदारों के लिए कॉमन नाम है मेरे बच्चे। इसमें कंपनीज भी आ जाएंगी और कंपनी की तरह दिखने वाले इदारे वो भी आ जाएंगे। यानी कि कंपनी अपने आप को कंपनी भी कह सकती है, अगर वो अपने आप को बॉडी कॉर्पोरेट कह दे तो उस पर कोई किसी तरह का कोई मानो का एतराज नहीं है। लेकिन सर इस बॉडी कॉर्पोरेट में और कौन कौन आए इस तरह के, अब आपको पता चलेगा इस तरह के और कौन से इदारे हैं। दो तरह के और इदारे इसमें ऐड कर दिया है। एक तो कंपनी ऐड कर दी कि बॉडी कॉर्पोरेट में कौन है, इस तरह के स्ट्रक्चर वाला कौन है, एक कंपनी है। बाकी दो मेरे बच्चे कौन से होंगे मेरे बच्चे, ये जो कंपनी है क्या पाकिस्तान के अंदर ही रजिस्टर्ड होती है, क्या बाकी मुल्कों में कंपनियां नहीं बनती? बाकी मुल्कों में कंपनियां बनती हैं, क्या बाकी मुल्कों में जो कंपनियां बनती होंगी उनकी शक्ल भी ऐसी नहीं होगी? ऐसी ही होगी, पक्की बात है। लेकिन मेरे बच्चे मुझे ये बताएं, एक कंपनी चाइना में रजिस्टर्ड हो रही है वहां के चाइना के कंपनी एक्ट के मुताबिक, और वो कंपनी आके यहाँ पे पाकिस्तान में काम करती है, तो मेरे बच्चे जाहिर बात है उसका स्ट्रक्चर तो यही है। लेकिन मुझे बताएं क्या वो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड हुई है, या पाकिस्तान में ये जो लॉ जिनका हमने जिक्र किया उनमें रजिस्टर्ड हुई है? बल्कि उनका तो अपना कानून है जिसके तहत वो रजिस्टर्ड होकर पाकिस्तान में काम कर रही है। तो वो कह रही है कि हमें भी कंपनी कहो, क्या हम उसको कंपनी बोल दें? हम कहेंगे हम आपको कंपनी नहीं बोलेंगे, बल्कि हम आपके लिए ये लफ्ज लग देते हैं, आप बॉडी कॉर्पोरेट। आप मुल्क के अंदर एक कॉर्पोरेशन हो लेकिन आप कंपनी नहीं हो। क्या रखोगे इस बात को? तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी कॉर्पोरेट में दो लोगों का हमें पता चल गया किस किस को हम बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हैं। कंपनी को भी हम बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हैं, और जो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट हो गए, मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट हो गए, किसी और मुल्क में इनकॉर्पोरेट हो गए, जो कंपनियां, जो यहाँ पे कंपनी ही बोलने लफ्ज चाहे आप, जो किसी और मुल्क में इनकॉर्पोरेट होकर कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हूं, तो पाकिस्तान में वो क्या होंगी? बॉडी कॉर्पोरेट। अपने मुल्क में कंपनी है वो, ये ना समझना कि अपने मुल्क में वो बॉडी कॉर्पोरेट है। जैसे चले हमारे मुल्क में कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड होने वाली कंपनी अपने आपको कंपनी कह सकती है ना। जब यही हमारी कंपनी इंडिया में जाएगी वो इसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। वो कहेंगे आप पाकिस्तान में कंपनी हो लेकिन हमारे मुल्क में आके क्या बन गए हो? बॉडी कॉर्पोरेट। सेम यही हमने दूसरों के साथ किया। हमने कहा कि आप अपने रेलिवेंट मुल्क में कंपनी होंगे, लेकिन जब आप हमारे मुल्क में आ गए, क्योंकि हम तो कंपनी उसी को मानते हैं जो रजिस्टर्ड हुई अंडर द कंपनी एक्ट 2017 या वो कंपनी लॉ। और जब मैं लफ्ज कंपनी लॉ बोले तो उसमें क्या कुछ आना चाहिए आपके दिमाग में? 13, 84, 16, 17, ऐसे ना मेरे बच्चे? ठीक हो गए। अच्छा ये दो तो हो गए। अब बैंक आ गए उसके बाद। बैंक कह रहे हम तो पाकिस्तानी ही हैं, लेकिन हम आपके कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं हुए, बल्कि हमारा अपना एक कानून है जिसमें हम रजिस्टर्ड हुए, लेकिन शक्ल हमारी भी ऐसी ही है। हमारे भी इसी तरह अलहदा मालिक हैं, अलहदा हमारा ये इदारा है, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मालिकों की लाइबिलिटी लिमिटेड है, इसके भी शेयर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, सब कुछ है इसके अंदर। तो हम अपने आप को क्या कहें? तो हमने इनको भी कह दिया, क्योंकि आप पाकिस्तान में किसी खास कानून के तहत रजिस्टर्ड हुए, तो और आपका भी स्ट्रक्चर यही है। स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, याद रखिए। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं हो तो वो जाहिर बात है बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं हो, वो कुछ और ही होगी। जैसे अगर एक ऐसा इदारा बनाया हमने, ये मालिक है, ये उनका कारोबार है, मालिक और कारोबार में कोई फर्क ही नहीं, तो इस कारोबार की सारे मामला उसके जिम्मेदार मालिक है। मुझे बताएं मैं कंपनी बोल दूं इसको या बॉडी कॉर्पोरेट बोल दूं इसको? ये शायद पार्टनरशिप होगी, शायद सोल ट्रेडर होगी, क्योंकि यही दो तरह के, बाकी दो इदारे रहेंगे ऐसे ही मेरे बच्चों। अब तीसरी तरह के मेरे बच्चे हमने इसमें ऐड करना था। तीसरी तरह के क्या थे? पाकिस्तान में किसी खास कानून के तहत बनने वाले इस तरह के इदारे, इनको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। लफ्ज क्या बोलते हैं इनके लिए? स्टैट्यूटरी बॉडीज। अब देखो स्टैट्यूट लफ्ज कानून से निकला हुआ, यानी कि कानून, स्टैट्यूट का मतलब क्या है? कानून। ऐसी बॉडीज जो किसी खास कानून के तहत बनी हो, उनकी शक्ल भी ऐसी हो लेकिन कंपनी एक्ट या कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड ना हुई, तो उनको भी हम क्या बोला करेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट।
इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास तीन तरह के इदारे इकट्ठे हो गए जिनको हम बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हैं। जो कंपनियां हैं वो अपने आप को कंपनियां भी कह सकती हैं, अपने आप को बॉडी कॉर्पोरेट भी कह सकते हैं। हमने कहा कि किसी और मुल्क के कानून में रजिस्टर्ड होने वाली कंपनियां हमारे मुल्क में आके वो क्या बन जाएंगी, बॉडी कॉर्पोरेट। हम उनको कंपनी नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे कानून के मुताबिक नहीं हुए, जो हमारा यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया पाकिस्तान के अंदर ही किसी खास कानून के तहत रजिस्टर्ड होने वाले इदारे जिनकी शक्ल ऐसी होती है, वो भी हमारे नजदीक क्या है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो अपने आप को कंपनी नहीं कहेंगे। मुश्किल बात तो नहीं हुई। जैसे मान लो ये जो आई कैप है, आपको पता है कि आई कैप एक खास कानून के तहत बना हुआ, इसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है, लेकिन इसके मेंबर पता कौन है, आप लोग। लेकिन कब, जब सीए क्वालिफाई कर रहे हैं। देखो लफ्ज बोलते हैं ना, आई कैप का मेंबर है, शेयर होल्डर तो नहीं बोलते, नहीं शेयर नहीं है उसके। ऐसा मतलब आई कैप भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उसके भी लोग मालिक बनते हैं, लेकिन मेरे बच्चे उसका एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करके उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, याद रखोगे। लेकिन ये कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं हुआ। ये मान लो कि जो आई कैप का ऑर्डिनेंस है 1961 आई थिंक, उसके तहत रजिस्टर्ड हुआ हो। ये अपना उसका अपना कानून है जिसके तहत आई कैप को बनाकर चलाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई कैप कंपनी है बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, याद रखोगे मेरे बच्चे थोड़ी बहुत बात। इसी तरह एससीसीपी है, वो भी एक बॉडी है, इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा उसका भी। तो मेरे बच्चे मुझे बताएं, वो भी मेरे बच्चे इन कवानीन के तहत रजिस्टर्ड हुई, उसका भी अपना कानून है। ये जो एफबीआर है उसका अपना कानून है। इसके बाद और कौन कौन से बथेरे इदारे हैं इर्द गिर्द आपको नजर आ रहे होते हैं, एचईसी वगैरह, पता नहीं क्या कुछ। ये जितने भी इदारे हैं मेरे बच्चे, ये सारे के नैब शैब, इन सब का अपना कानून है जिसके तहत ये बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी नहीं हो सकते, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं, क्योंकि ये इस कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं हुए, बने हुए हैं लेकिन इन कवानीन के तहत नहीं। इनको बनाने के लिए अपने खास कानून है। पता नहीं ये समझ आइए कि नहीं। बस अब ये चीज याद रखनी है आपने, बहुत दफा उसने पूछ रखा है, उसका फेवरेट सवाल है, बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन कर। जब हम बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे मेरे बच्चे, कहते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट आर कॉर्पोरेशन। देखो चाहे लफ्ज बॉडी कॉर्पोरेट बोल दिया करना, चाहे लफ्ज कॉर्पोरेशन बोल देना। अगर कोई बंदा कि ये कंपनी है या कॉर्पोरेशन है, बुरी बात तो नहीं, क्या कंपनी को कॉर्पोरेशन बोल दे, क्या कंपनी को कॉर्पोरेशन बोल दे। मुझे पता था आप लोगों ने डर देना है। मैं कहा कि नहीं नहीं, कंपनी को नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट को कॉर्पोरेट। ओबे बेशर्म, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी तो है ना, है। बॉडी कॉर्पोरेट में तीन है। उसमें कंपनी भी है, उसमें मेरे बच्चे मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट होकर काम करने वाली कंपनियां भी हैं, और उसमें पाकिस्तान में खास कानून के तहत रजिस्टर्ड होने वाले इदारे भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इसमें आ रहा है उसको आप कॉर्पोरेशन बोल दो चाहे बॉडी कॉर्पोरेट बोल दो। इसका मतलब कंपनी की मौतें हैं, कंपनी को कंपनी भी कह सकते हो, कॉर्पोरेशन भी कह सकते हो, बॉडी कॉर्पोरेट भी कह सकते हैं। और पीछे आप पढ़ के आए हो आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल सॉरी लीगल पर्सन, पता नहीं क्या कुछ। खैर कहते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ। ये पूरी डेफिनेशन दे दी उसने। वो जो कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ में जो इदारे रजिस्टर्ड हो रहे होते हैं, हम उनको क्या कह सकते हैं, वो बॉडी कॉर्पोरेट भी है। ऐसे ही ना मेरे रोशन, यानी कि कंपनी को भी उसने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में ऐड कर दी। उसके बाद उसने कहा एक कंपनी इन, देखो लफ्ज बोल रहा है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, यानी कि मुल्क से बाहर किसी और मुल्क के अंदर वो किसी उस मुल्क के कानून के तहत कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन जब वो उठ के हमारे पाकिस्तान में आ गई तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है। चाहे अपने मुल्क में कंपनी, लेकिन हमारे मुल्क में बॉडी कॉर्पोरेट है। याद रखोगे इस बात को, क्योंकि कई लोग परेशान हो जाते हैं, सर ये देखो लफ्ज लिखा तो है कंपनी, ये भी तो कंपनी है। हाँ कंपनी है, लेकिन अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में वो कंपनी नहीं है। इसी तरह कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसको कहा गया हो ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं किसको है, जिसका स्ट्रक्चर वो, बार बार मैं बता रहा हूं, जिसका स्ट्रक्चर ये वाला, मालिक लहदा, इदारा लहदा, और मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड। तो मेरे कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट। कहते हैं जिस कानून के तहत वो बॉडी कॉर्पोरेट, जो वो इदारा बना है, अगर वो इदारा उसको बॉडी कॉर्पोरेट कह रहा हो तो फिर हम उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट ही माने। क्योंकि जैसे अभी बैंकों की बात की, तो बैंक जिस कानून के तहत रजिस्टर्ड होते हैं उनका खास कानून है, और वो कानून को कहता है कि आप भी बॉडी कॉर्पोरेट। तो बैंकों को कंपनी नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है, बॉडी कॉर्पोरेट। अगर किसी बैंक के बाहर लिखा भी हो कंपनी, तो मेरे अच्छे इसका मतलब वो कंपनी नहीं है, बस उन्होंने वैसे ही फरमाइशी तौर पे किसी के कहने पे लिख लिया हुआ है। बेटा यहाँ पे भी तो आप पेपर पास करने के लिए पढ़ रहे हो ना, तो बात मैंने इसीलिए मैंने लफ्ज बोला था, इंश्योरेंस कंपनी हर जगह पे लिखा होगा, जाके पंगा नहीं लेना हमने उनसे। वो जाके एससीसीपी वाला जाने, बाकी जाने, अपने आपको कंपनी क्यों कह रहे हैं, हमने सिर्फ पेपर पास करना है।
और ये बातें भी, ये जो डिफरेंस है ना, ये भी अभी इसी चैप्टर में अभी अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमने भूल भाल जाना है। लेकिन पेपर पास करने के लिहाज से आपने दिमाग में रखना है कि किसको कंपनी बोलना है, किसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलना है। हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, लेकिन हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट भी होती है। समझ लो कि बॉडी कॉर्पोरेट एक छत है, एक अम्ब्रेला है, एक छत है। इस छत के नीचे तीन तरह के लोग आके खड़े हो गए। कंपनी भी आ गई, मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट होके काम करने वाली पाकिस्तान में कंपनीज, वो भी आ गई, आप भी आ जाओ। और पाकिस्तान में एक खास कानून के तहत बॉडी कॉर्पोरेट जो बनती है, जिनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वो भी आ गई। मुश्किल बात तो नहीं इसमें। ले बेटा, आखिरी बात बस पढ़ने लगे। कहता है कि बट डज नॉट इंक्लूड, देखिए कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट में इन दो को ऐड नहीं करना। अच्छा, जब वो इस तरह चीजों को निकालता है ना, इसका मतलब ये भी इसका हिस्सा था, ये दोनों भी इसका हिस्सा था। हम यही समझते थे, क्योंकि उसको तभी तो कहना पड़ा है नहीं नहीं इसको निकाल दो, क्योंकि ये हमारा हिस्सा ही है। लेकिन हम इनको हिस्सा नहीं मानने, हम इनको क्या करने लगे, हम निकालने लगे। आपने इनको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना, थे ये बॉडी कॉर्पोरेट, बाय नेचर बॉडी कॉर्पोरेट, इनकी शक्ल, ये कानून के लिहाज से, हर लिहाज से ये बॉडी कॉर्पोरेट थे दोनों भी। लेकिन हमने कह दिया कि इनको क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, इनको आप बॉडी कॉर्पोरेट ना कहें। आप इनको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, ये दो कौन है, इसको तो देखिए बस 2 मिनट के अंदर मेरे को। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अक्सर मेरे बच्चे किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जब आप एंटर होते हो, उसके दरवाजे के बाहर वो लिखा होता है रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट फलाना, ये उसके तहत रजिस्टर्ड हुए हुए। तो मेरे बच्चे अगर उसके तहत रजिस्टर्ड हुए हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि खास कानून में रजिस्टर्ड हुए हैं ये भी, इनको भी तो चाहिए था कि इनको हम क्या बोल दें, बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन हमने कहा बॉडी कॉर्पोरेट तो हम उसको कहेंगे जहां पे मालिक हो, इदारा हो, और मालिकों की लायबिलिटी कैसी हो, लिमिटेड हो, और वो इदारा इनसे अलग एक इंसान। ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनता था, शक्ल इसकी भी ऐसी थी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज। लेकिन कानून ने कह दिया कि हम इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। इसका मतलब क्या, कानून चाहता ही नहीं कि ये मालिक और वो इदारा ये अलग अलग हो, वो कहता है ये दोनों एक ही रहे, ताकि कल अगर कोई कारोबार कुछ, ये जो भी इदारा है ये कुछ गलत करे तो हम इनके मालिकों को पकड़े। यही इरादा है ना मेरे बच्चे। क्योंकि अगर हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर ही क्या है, मालिक अलग, इदारा अलग, और मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड। अगर वो कह रहे हैं कि हम इनको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से निकाल रहे हैं, बनते उसी तरह के थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम इनका ये स्ट्रक्चर बनने नहीं देंगे। बनता था उनका, कानूनी तौर पे बनना चाहिए था वैसे, लेकिन कानून ने खुद ही कह दिया कि हम इनको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। अगर ये बन भी गए चाहे उस कानून के तहत, आज के बाद ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, ना ही इनको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में रखना। याद रखोगे इस बात को। इसका मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय नेचर बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन कानून ने खुद ही पकड़ के इनको कहा कि हम इनको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। शायद वो चाहते हैं कि अगर कुछ गलत हो हम मालिकों को पकड़ें, ये ना हो कि हाउसिंग सोसाइटी वहां पे दहशतगर्द रह रहे हों, ये इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हो, मंशियात के कारोबार हो रहे हैं, वो कहें कि हम कौन सा कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रही है, उसको पकड़ो। है वो कौन है, जो अलग इदारा है, सत्यानाश नहीं हो जाना है? इसलिए मेरे बच्चे शायद वो चाहते हैं कि मालिक और इदारा, ये सोसाइटी अलग अलग ना हो, ये इकट्ठे ही रहे। इसलिए हम इनको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। याद रखोगे, हालांकि इनका भी अपना एक्ट है, खास कानून है जिसके तहत ये रजिस्टर्ड होती है। याद रखोगे इस बात को। कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेट। एनी लॉ का मतलब उनका अपना जो कानून है, जो किसी एनी लॉ, किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन हम उनको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। वैसे कोऑपरेटिव पता किसको कहते हैं, वैसे हम उसके अंदर I2B के अंदर भी पढ़ के आए थे, अगर आपको याद है। कोऑपरेटिव होता है जहां पे कुछ लोग मिलकर अपने फायदे के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको हम कोऑपरेटिव कहते हैं। ऐसे याद, हमने एग्जाम्पल ली थी कि वो किसान होते हैं गांव में छोटे छोटे, वो बेचारे, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने अलग मशीनरी बना सके खेतों में, हल चलाने, ट्रैक्टर ट्राली वगैरह। तो वो क्या करते थे, कुछ किसान मिलके पैसे इकट्ठे करके ये मशीनरी बना लेते हैं। फिर जिस किसान को जरूरत पड़ती है खेतों में लेकर जाके उसको हल चला के वो दोबारा ला के उसको खड़ा कर देता वहाँ पे। तो इस तरह उसको यूज़ कर लेते हैं। सब लोग, ये क्या बन गया, कोऑपरेटिव। जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर आप दूर दराज से आते हो यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो आप क्या कर लो, एक कन्वेंस खरीद लो मिलकर, उसमें आओ जाओ, और अगर थोड़ा बहुत उसको किराए पे चलाओगे, उससे कमा के आपस में बांट लो, ये भी कोऑपरेटिव है। तो कोऑपरेटिव क्या है, कोऑपरेशन के साथ चल रही होती है, आपस में एक दूसरे की मदद के साथ, और ये है, यही है। याद रखोगे इस बात को। तो एक तो मेरे से इसको निकाल दिया, बस आखिरी बात सच्ची मुच्ची, ये वाला एनी अदर एंटिटी। अभी इसको यहां पे लाइन कर दो। एनी अदर एंटिटी, ये बात हो रही है, चलो मैं इशारा कर ही दूं इसकी, कोई और इदारा,
जो किसी और मुल्क में रजिस्टर्ड हो गए, पाकिस्तान में आके अपने आप को कह रहा हो कि मैं भी बॉडी कॉर्पोरेट, और हमारे यहाँ पे कंसर्न मिनिस्टर विद द कंसर्न मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर, ये भी याद रखिएगा मिनिस्टर कौन सा है, मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं, अगर कोई मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में इदारा काम कर रहा हो और वो अपने आप को बॉडी कॉर्पोरेट कह रहा हो सकता है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज, मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, और हम चाहते हो कि हम इस इदारे को, इसके मालिकों को, जो भी इसके चलान उसको पकड़ें, तो वहां पे हम स्पेशल एक ऑर्डर पास कर सकते हैं। वो जो फलाना इदारा अपने आप को बॉडी कॉर्पोरेट कह रहा है, अगरचे वो बनता बॉडी कॉर्पोरेट ही था, किसी और मुल्क में रजिस्टर्ड होकर पाकिस्तान में काम कर रहा है, बनता वो यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट ही था, लेकिन हमारे जो फेडरल मिनिस्टर साहब हैं उसने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया, हम उस इदारे को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। मकसद फिर क्या है उनका, ये स्ट्रक्चर खत्म करना, ताकि इदारा और मालिक अलग-अलग ना रहे। क्या रखोगे इस बात को? तो एनी अदर एंटिटी, और ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? इस दूसरे की तरफ। एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग ए कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट 2017 which the concerned minister of the federal government made by notification in this behalf। अच्छा चले इसको भी चाहे ऐड कर लीजिएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, चाहे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे बच्चे ये जो लाइनें बताई हैं सर, ये क्या है? कहता है कि एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग ए कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनी एक्ट 2017 या अदर लॉ। देखो, जो हमारे मुल्क के अंदर कंपनी एक्ट 2017 या पाकिस्तान के किसी और कानून के तहत कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, किसी फेडरल मिनिस्टर की ये औकात नहीं है वो उसको कहे कि हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। जो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड होता है इदारा या कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड होता है, वो मेरे बच्चे हमेशा कंपनी लॉ कंपनी ही रहेगी और बॉडी कॉर्पोरेट ही रहेगी। उसको कोई मिनिस्टर अपना हुक्म जारी करके उसको इस डेफिनेशन से नहीं निकाल सकता। इसलिए उन्होंने उस मिनिस्टर को कह दिया, देख तो किसी इदारे को कह दे फलाने को कि हम इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते, लेकिन खबरदार अगर तूने हमारी कंपनियों की तरफ देखा, कंपनियों की तरफ देखने की इजाजत नहीं है। तो किस फिर बाकी रह के होंगे दो, कौन कौन से रह गए? एक वो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में काम करने वाले इदारे, और पाकिस्तान में जो किसी खास कानून में रजिस्टर्ड हुए थे। इनको अगर वो हुक्म देकर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से निकालना चाहता हो तो निकाल सकता है, लेकिन हुक्म कौन देगा ये ध्यान रखें, फेडरल गवर्नमेंट का मिनिस्टर, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर वो कुछ भी बीच में ऐड कर दे। याद रखोगे? नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया। अभी हमने दो डिस्कस की बड़ी काम की डेफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट की। हमने कहा कि बॉडी कॉर्पोरेट में 3 तरह के इदारे आ रहे होते हैं। कंपनियां भी आ जाती हैं, मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट होकर पाकिस्तान में काम करने वाली कंपनियां भी आ जाती हैं, और पाकिस्तान में खास कानून के तहत रजिस्टर्ड होने वाले इदारे भी आ जाते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर ये वाला। फिर हमने कहा कि किसको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते? हमने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। फिर हमने कहा कि जिस जिस इदारे को अदर देन कंपनी के अलावा बाकी जो 2 रह गए, उन 2 में से अगर किसी को भी फेडरल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है वो कह रहे हम इसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते, तो हम उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। लेकिन कंपनी को वो इस तरह का हुक्म सादर करके उसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से नहीं निकाल सकते। याद रखोगे मेरे बच्चे? इसके नीचे कुछ एग्जाम्पल हैं, एक आपने एनालिसिस भी पढ़ के आना अच्छे तरीके से। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है मेरे बच्चे। कल टेस्ट होगा सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक, जब मर्जी उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो क्लास इंशाल्लाह एज पर शेड्यूल होगी, जो पहला हमारा शेड्यूल है। रिटर्न। थैंक यू बेटा। कोई सवाल हो तो मेरे बच्चे पूछ लो, कोई सवाल तो पूछना चाहते हैं पूछ लिया करो मेरे बच्चे। कोई सजेशन भी हो ना वो भी दे दिया करो। एक तो था सवाल, एक सजेशन होती है, सर ऐसा करें, सर टेस्ट कल की बजाय मंडे को ले लें। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेशर्म। चलो।